नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एसआई एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही ख़ास सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है और इस बात की पूरी श्योरिटी है कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएँगे, वो सीधे-सीधे एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं। आप पूछेंगे कैसे? कैसे इसलिए कि अभी तक के जो 3 दिन का एग्ज़ाम हमारा कंप्लीट हो चुका है, लगभग 9 से 10 शिफ्टों के हम लोगों ने आपके एग्ज़ाम के एनालिसिस कर लिए हैं, प्रश्नों को देख लिए हैं। तो उसी के आधार पर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आपकी डिज़ाइन की गई है। आपकी सहूलियत के लिए वीडियो छोटा बनाया जा रहा है, लगभग 5 से 6 मिनट का, इसलिए इसे जमकर शेयर भी कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक-एक प्रश्नों पर निगाह बनाए रखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न है जो आने वाले शिफ्टों में सीधे-सीधे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो एनालिसिस मैं क्वेश्चनों की आपको करा रहा हूँ और ये एक्सपेक्टेड सीरीज भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो यहाँ पर बिना देर किए सीधा बात करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए कि कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? दोस्तों, ये रचना है आपकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अज्ञेय की एक रचना और खास है हरी घास पर क्षण भर। तो ये दोनों रचना याद रखिएगा, कितनी नाव में कितनी बार और हरी घास पर क्षण भर, ये दोनों आपके अज्ञेय जी की रचना है। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि अज्ञेय किसका उपनाम है? तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आपके इनका ही उपनाम है अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जूही की कली किसकी रचना है? पेपर में कई बार रिपीट हुई है, तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है जूही की कली। निराला जी की रचनाओं में आपको मुख्य रूप से परिमल याद रखना है, पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है? इसके अलावा अनामिका कई बार आ चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा, अनामिका इनकी रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो आपके राम की शक्ति पूजा भी की बात करते हैं, तो ये भी निराला जी की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये आप रचना याद रखिएगा, जूही की कली, परिमल, अनामिका, राम की शक्ति पूजा। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? ठीक है? निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दिखिए दीजिएगा कि निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है। हो सकता है कि ये प्रश्न आने वाले शिफ्टों में टकरा जाए, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य ही दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? दोस्तों, आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस बार का जो यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है, इसमें अनुच्छेद के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए एक-एक अनुच्छेद आपके लिए काफ़ी खास है। उसमें अनुच्छेद 18 तो बहुत ही ज़्यादा खास है, इसमें आपके उपाधियों का अंत किया गया है। जिसमें कहा गया है कि आप भारत रत्न, पद्मश्री, ये इनके अलावा अपने मन से कोई भी आप टाइटल नहीं ले सकते हैं, जिससे कि समानता का अधिकार बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। इसके अलावा आर्टिकल 52 में आपके प्रेसिडेंट का उल्लेख है, सभी को पता होना चाहिए आपके। ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। ठीक है? अनुच्छेद 80 में आपके राज्यसभा का उल्लेख है और अनुच्छेद आपके 81 में लोकसभा का आपके वर्णन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 52 में प्रेसिडेंट, 71 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 63 में आपके राष्ट्रपति। ठीक है? यहाँ पर तो ये क्वेश्चन और आ सकता है कि राज्यपाल की बात करते हैं, इसको इनको क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो भाई काफ़ी खास क्वेश्चन है। कल वाले शिफ्ट में आया था कि लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? तो आपके ये है आपके 25 ईयर। तो मान लीजिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड प्रश्न आ जाए कि आपके राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपके 35 ईयर। याद रखिएगा, आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है? उपराष्ट्रपति और आपके राज्यपाल, इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु आपके 35 ईयर है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य बनने हेतु, ठीक है, राज्य की बात करते हैं तो राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु आपके 30 साल है। कितना है? 30 ईयर है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें ये यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाधिवक्ता की बात करते हैं, अनुच्छेद 165 में वर्णन है। और अगर पूछे महान्यायवादी का, तो अनुच्छेद 76 में आपके महान्यायवादी का उल्लेख है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भाई महाधिवक्ता की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर पूछ ले कि आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, एक पेपर में आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 76 की बात करते हैं तो इसमें इनका वर्णन है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका आपके क्या किया जाता है? आपके इनकी नियुक्ति की जाती है और ये आपके देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार आपके राष्ट्रपति शासन लगा है? ठीक है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, 352 में और 360
में क्या है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों मैं ही बता देता हूँ कि 352 में राष्ट्रपति का शासन है और 360 में आपके, ठीक है, वित्तीय आपात की बात करते हैं तो उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ठीक है, नहीं आपके 352 में आपके आपातकाल के बारे में बताया गया। ठीक है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। बात करते हैं सर्वाधिक बार कहाँ लगा है, तो पंजाब में 5 बार लगा है। 5 नहीं, सर्वाधिक समय तक अगर पूछे कि सर्वाधिक समय तक कहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो आपकी पंजाब में 5 ईयर तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा बार है। और पूछे कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो सर्वप्रथम भी राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही लगा था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपके सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं। ठीक है, राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं तो इनका विकास हुआ है राजस्थानी हिंदी का। एक दिन शिफ्ट में आया था कि अपभ्रंश कितने प्रकार होते हैं, तो 7 प्रकार होते हैं। हो सकता है कि आपसे आपके सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, ये सारे अपभ्रंश आ जाएं। तो ये किस किस भाषा से, किन किन अपभ्रंशों से किन किन भाषाओं का विकास हुआ है, इसको आप लोग विशेष रूप से याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी की रचना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसा भी आ सकता है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो हरिअवध जी की, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आ जाए फिर भी आपको प्रिय प्रवास ही लगाना है। दोस्तों इसके अलावा आपके उच्चारण स्थान, ये आपको स्टैटिक जानकारी याद रखिए कि आपके उच्चारण स्थान आपको याद करके जाने हैं। जैसे स्वर में, ठीक है, स्वर में आपके किसके उच्चारण स्थान क्या है, जैसे मैं बताता हूँ कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान आपके कंठ है। ठीक है, इसके अलावा ई की बात करते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान आपकी तालु है। ठीक है, तालु है। ठीक है, इसके अलावा उ की बात करते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान आपके ओष्ठ है। इस तरीके से आप लोग इसको याद करके जाइएगा। इसके अलावा आपको, ठीक है, कंठ की बात करते हैं तो कंठ से किसका उच्चारण स्थान होता है, तो क वर्ग जितने होते हैं इनका उच्चारण स्थान आपके कंठ है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हा का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। तालु की बात करते हैं तो आपके च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपके तालु है। इसके अलावा आपके य और सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान भी तालु है। इसके अलावा बात करते हैं दंत की, तो दंत में आपको याद रखना है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान आपके दंत है। इसके अलावा आपके जो ये सरौता वाला सा होता है, इनका उच्चारण स्थान भी दंत होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए मूर्धन्य से आ जाए कि मूर्धन्य किनका उच्चारण स्थान है, तो आपको याद रखना है कि आपके ये वाला सा और आपके री, इसके अलावा जो ट वर्ग है इनका उच्चारण स्थान आपके मूर्धन्य होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल करेंगी। प का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ है। ठीक है, क्योंकि जितना भी प वर्ग है तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान आपके ओष्ठ होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपके रहे दोस्तों आज के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज। तो क्योंकि ये सीरीज काफ़ी छोटी है, जिससे आप लोगों को कम समय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकें। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर आप इसको टेलीग्राम से भी इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और वहाँ से भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ये 100% की जो गारंटी सीरीज चलाई जा रही है, इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उनके एग्जाम के 100% रियल क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। रात के 9:30 बजे लाइव उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।